कि कोई कह नहीं सब मैं तो ये लेके जाऊंगा अंदर पूरा। कोई बाहर जो वॉचमैन बोल वो क्या, अरे भाई सारे नोट्स है मेरे, देख इतने सारे, सब लेके जाऊंगा अंदर, बिना इसके तो पेपर ही नहीं होगा मेरे से। इनमें से कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। इवन आप अपना पेन तक भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। नीट में आपको पेन भी दिया जाता है ना, वॉच लेने थे कुछ भी नहीं, गले में चेन भी है, गर्ल्स के कान में इयरिंग्स भी होते, सब उतारने पड़ते। सिंपल पैंट शर्ट में जाओ विद स्लीपर, शूज भी नहीं, स्लीपर। वहां पेन भी वही मिलता है। अभी तो कोरोना आ गया तो एक मास्क और आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी वो दे देंगे आपको, मास्क ले मास्क ले। जहां क्वेश्चन पेपर आप करोगे सामने क्लॉक लगी होगी, आप मतलब रिस्ट वॉच भी नहीं ले आ सकते वहां, रियल बता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा था कि अलार्म क्लॉक लगा के 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करो। क्यों? कि जब जिस दिन आप लोग को 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने की हैबिट पड़ गई तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाएगी। और अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप एलन में टेस्ट दे रहे हो, अपने घर पे पेपर कर रहे हो, या आप नीट का पेपर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में टाइम की कैलकुलेशन चलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें, मैंने आपको मेरे में बहुत एक्सपीरियंस है बच्चों, उसी के ब्याह पे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो तो देखो वापस मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। N2 के मोल हमारे पास हुए a-x, H2 के मोल हुए b-3x, और NH3 के मोल्स हमारे पास कितने हुए 2x। सपोज क्रॉस में N2L है, N2L है तो N2 के फाइनल मोल्स क्या होंगे 0। तो हम a-x क्या पुट करेंगे 0। तो x कितना आ गया a, पुट कर दिया हमने सब में। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 भी हमको मिल गया, और नंबर ऑफ जो मोल्स फॉर्म होंगे अपने आप होने के वो भी अपने को मिल गए। सपोज करो अपने पास H2 जो है Lr है, तो इसके फाइनल मोल्स क्या होंगे 0। तो x के वैल्यू अपने पास क्या रही b/3, पुट कर दो सब। ये मेथड आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा Lr का कंपेयर में जिसमें आपने पहले किया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूं इसी मेथड से। देखो सभी, अपने पास N2 + 3H2 = ट्वाइस ऑफ NH3 इक्वेशन गिवन है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसके इनिशियल है 2.5। वॉइस कैसे ब्रेक हो रही है यार? 2.5, इसके मोल्स अपने गिवन थे 10 0। तो मैं लिखूंगा 2.5 - x 10 - 3x, दिस इज 2x। ठीक है, तो पहले इसमें आइडेंटिफाई करें विच वन इज Lr। Lr सबको निकालना आता है, कैसे चेक करते हैं हम लोग? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका लोअर वैल्यू आएगी, जिसका रेशियो लोअर आएगा वो अपने पास Lr होगा। अगेन आपके लिए यहाँ लिख रहा हूं N2 एंड S2। तो N2 के गिवन मोल्स है 2.5, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का 1, इसका 3 है, डिवाइड बाय 1 किया, इसका है 10 डिवाइड बाय 3। तो ये तो 2.5 आ रहा है अपने पास, और ये अपने पास आ रहा है 3.33। ये ग्रेटर ही है, ये लेस है, तो ये हमारे पास क्या हो गया Lr। कोई कंफ्यूजन? इट मींस मुझे इसके 0 करने, तो x = मेरे पास 2.5 आ गया। तो अपने पास S2 की वैल्यू आएगी 10 - 3 × 2.5, और अमोनिया के मोल्स आएंगे 2 × 2.5। तो हमारे पास हो गया 10 - 7.5, दिस इज 5। तो रिमेनिंग मोल्स हुए 2.5 मोल्स, इसके हुए 5 मोल्स, और इसके अपने पास हुए 0 मोल्स। ये मेथड इजी है, आपको इजी लग रहा होगा कि सर ये कंसेप्ट ठीक है। बेटा आ जाओ, ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात, ऑफलाइन क्लासेस चलती हो रही है। और आप लोगों की तो वैसे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोरोना तुम्हारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वैसे भी वो तो साउथ में मोच कर रहा है, नॉर्थ वाले से कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ में आएगा, मार्च तक लौट के आएगा शायद, जब तक हम लोग पूरे इंडिया में 80 to 85% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो घूमने गया हुआ साउथ में, साउथ में छुट्टियां मना रहा हो, गर्मी ज्यादा है ना, साउथ में बैठा हुआ है, रेनी सीजन का एंजॉय कर रहा हूँ साउथ में। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नहीं पूछा था, मैंने पूछा था मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन। तो N2 के तो फाइनल मोल्स अपने पास है 0, H2 का है। अब आप क्यों सर, अब सुनो बेटा, भी मत कॉपी कर, मत कर यार,
मैं बोल रहा हूँ मत कॉपी करो। अब इसमें भी एक चीज और है, अगर मैं इसमें रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 आपसे नहीं पूछता और सिर्फ डायरेक्ट में आपसे मोल्स ऑफ N2 पूछता, सॉरी मोल्स ऑफ अमोनिया पूछता, NH3 पूछता, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे करते, मैं वो भी आपको बताऊंगा। हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगेन आप लोग चेक करें, हमारे पास इक्वेशन है N2 + 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3, स्टोइशियोमेट्री 132। हमारे पास ये बताओ, इस सारे कंसेप्ट से हमें पता क्या चला, LR क्या है, N2, तो N2 का रिलेशन किससे होगा, अमोनिया से, तो N2 और NH3 की स्टोइशियोमेट्री अपने पास क्या है, 1:2, राइट। इसके कितने मोल्स गिवन है, 2.5, टोटली कंज्यूमर हो जाएंगे, तो 2.5 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो गया 2.5 इंटू 2, टोटल मोल्स अमोनिया कितने आ गए, 5 मोल्स। ये डायरेक्ट यूजिंग स्टोइशियोमेट्री, LR पकड़ में आ गया, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। अगर वो सिर्फ आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ही पूछ रहा है तो हमको इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चेक करो कौन LR है, और LR और प्रोडक्ट के बीच में स्टोइशियोमेट्री जनरेट करो, डायरेक्ट आंसर निकाल लो। कोई कंफ्यूजन किसी को, सिंपल है। LR में अब आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कहीं से भी कर लो, अब इसमें अगर आप कहोगे तो मैं वेट में करा दूंगा, लेकिन वेट वाला क्वेश्चन हमको कब करना है, वेट वाला क्वेश्चन कब हमारे लिए जो है यूजफुल होता है कि हम उसको वेट में करें, जब वो आपको रिएक्टेंट्स के वेट दे और प्रोडक्ट का भी हमसे वेट पूछे। अगर वो हमको रिएक्टेंट्स का वेट दे रहा है और प्रोडक्ट का भी हमसे वेट पूछ रहा है, तब हम वेट में करेंगे। नहीं तो सपोज करो उसने रिएक्टेंट्स के तो हमको वेट दे रखे हैं और प्रोडक्ट के हमसे क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो हम फिर ऐसे ही करेंगे, हम फिर गिवन वेट को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और मोल्स को लेके इसी सिमिलर इसके इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, मैं एक वेट वाला भी कराऊंगा, कॉपी करो। सबको समझ में आया बच्चों? राइट साइड वाला क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, कौन सा राइट साइड वाला एक्सप्लेन करना है, अनिष्का? अच्छा, LR का हमें कैसे पता चला बेटा, चेक करो, N2 के गिवन मोल्स थे 2.5 और उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 1, H2 के मोल्स थे 10 इनिशियल मोल्स, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था बेटा अपने पास 3, तो हम इनिशियल मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं, जिसका रेशियो हमारे पास लेस आता है वो LR होता है। अंशिका ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है बेटा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं पल्लवी, 1 मिनट बेटा, दोबारा कर दूंगा। तो एक तो ये समझ में आ गया पहले कि हमने LR कैसे निकाला, LR निकालने के बाद आपको ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ा हुआ, उसी के सिमिलर करा। अब जो LR होगा उसके फाइनल मोल्स हमारे पास 0, हमको पता चला N2 LR है। पल्लवी ठीक है, हमें पता चला बेटा कि इसमें N2 जो है वो अपने पास LR है, तो N2 के मैंने फाइनल मोल्स किसके इक्वल रख दिए, 0 के, तो X के लिए अपने पास कितनी आ गई 2.5, X के लिए 2.5 हमने सब में प्लेस कर दी, आंसर आ गया। किसी और को कोई डाउट? क्लियर है सबको? अब आप लोग पहले कैसे करते थे सोचो, LR के क्वेश्चंस। मैं ये आप लोग बोल रहा हूं कि हमें 3 to 4 स्टेप से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मतलब मैं बच्चों ये आप लोगों से बोलूं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी मेरे पास सरप्राइज रहते थे जयपुर के अंदर, मेरी कैपेसिटी है 1 आवर्स के अंदर मैं बच्चों को 200 क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, और 1 आवर भी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा है, उससे भी कम टाइम में सॉल्व करा सकता हूँ। क्यों करा सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास ट्रिक्स है, वही तो ट्रिक सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, तो तुम्हारी भी तो हैबिट पड़नी चाहिए। अगर तुम लोग घर पे क्वेश्चन कर रहे हो कि अब टाइम सेव हो रहा है नहीं हो रहा, पहले बहुत कैजुअली करते थे, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट्स लगा रहे हो, अब क्या है फटाफट 1 मिनट से कम टाइम में भी हो रहा है। ये आपके बैच के स्टूडेंट्स ही नहीं बोल रहे, जितने भी बैचेस में मैं पढ़ा रहा हूँ सभी स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि सर वास्तव में मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, कि पहले तो लगता था मोल कंसेप्ट बोझ है, अब लगता है कि हाँ सर चैप्टर इजी। वही तो बोल रहा बेटा, अपने को आधे पेज की जरूरत ही नहीं है,
अब टाइम सेव करना है, क्योंकि नीट में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाइम है। अगर केमिस्ट्री में आप टाइम सेव करोगे, बायो को टाइम सेव करके केमिस्ट्री में लगाओ, केमिस्ट्री टाइम सेव करके किसमें लगाओ, फिजिक्स में। ऑर्डर सबका ये होता है, हर कोई पहले बायो करता है, फिर केमिस्ट्री करता है, फिजिक्स करता है। कोई है तो नहीं जो पहले कहता हूँ मैं फिजिक्स करता हूँ सर? कोई है क्या? क्यों करता है बेटा? तेरी फिजिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं क्या? आ जाते तो ठीक है बेटा, पर मेरा मेरा जो ओपिनियन है, मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स को लास्ट में करना चाहिए। कई बार क्या होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन अगर सपोज करो टफ आ गया और आपने फिजिक्स में पूरी एनर्जी लगा दी, तो आपके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी बायो और केमिस्ट्री के लिए। नीट में कभी भी बायो का पेपर तो टफ आएगा ही नहीं। गलत बोल रहा हूँ क्या? बायो के पेपर में क्या आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जय राम जी की। और क्या, अक्कड़ पकड़ बम्बे को खेल लेना, जहां लगे टिक मार देना, उसमें क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कंपेटिटिवली बोलूं तो केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है। फिर अगर अभी भी इस बार आप नीट में आप अपने फ्रेंड से पूछ लो जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया है, केमिस्ट्री के पेपर के कंपेयर में फिजिक्स का पेपर ज्यादा लेंथी था। फिजिक्स लेंथी था। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे आप कैसे करते। अल्टीमेटली आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, वो कैसे भी करो। अगर आपको लगता है कि मुझे फिजिक्स पहले करनी चाहिए, मैं कर लूंगा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं एक जनरल बात आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोलता भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, आप जो बोलने बच्चों केमिस्ट्री पहले करना अपना सब्जेक्ट है, अपन ऐसे भी नहीं करते। आपके मार्क्स ही आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन क्या केमिस्ट्री करा सकती है सिंगल? नहीं, सारे सब्जेक्ट कराएंगे, बायो भी कराएगी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। तो हमारी प्रायोरिटी। अब उसमें क्या होता है, मान लो बायो में आपको फील हो रहा है यार मैंने 330 प्लस स्कोर कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर मान लो केमिस्ट्री पर इजी है, आपको लग रहा है यार 160 प्लस का स्कोर हो रहा है, कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। अपने को इतना तो पता चल ही जाता है गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये तो पता ही है तुम सबको। हाँ, वो समझ में आया था सीधे सीधा। तो जब अगर बायो और केमिस्ट्री ने तुम लोगों तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया, तो फिजिक्स का पेपर तुम इतने कॉन्फिडेंस से करो कि आज देखते हैं तेरे को तू कैसा है। 2-4 तुक्के भी मार दो तो चल जाएगा। क्यों? कि बैकअप पड़ा है पीछे बायो और केमिस्ट्री का। ये रियल है। ठीक है, अपने अपने सबके कंसेप्ट होते हैं, आप अपने कंसेप्ट बनाओ। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बेटा, वो एक बहुत बढ़िया बुक है और इतनी बढ़िया है कि समझ में नहीं आती, लेकिन पढ़नी जरूर चाहिए। नहीं है, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। पढ़नी चाहिए बेटा, पढ़ो। जब वो क्या होता है उसमें बिल्कुल, अगर एक तुम लोगों ने कभी देखा हो तो शायद मेरे टाइम की मूवी थी, एक मूवी थी कुली, अमिताभ बच्चन की, अगर तुम लोगों ने कभी देखी हो तो उस कुली मूवी में क्या होता है कि वो उसकी उसमें जो हीरोइन होती है ना, उसको पकड़ के घर पे ले आता है और उसके हाथ पांव बांध देता है, ऐसा कुछ था। तो उसका जो रेडियो था ना, 2 चैनल चलाता था एक साथ। कई बार तो उस पर जो है कुकरी चैनल आ जाता था, कई बार उस पर जो है योगा चैनल आ जाता था। तो लेता है एक अंडा लो, उसको सर पे रख लो, फोड़ लो। तो वो अमिताभ बच्चन का बड़ा मतलब कॉमेडी टाइप का सीन है। तो एनसीईआरटी भी ऐसी है, एक स्टेट एक लाइन आएगी कुकरी चैनल की, फिर एकदम से चैनल चेंज हो जाएगा, योगा चैनल आ जाएगा। तुम सोचोगे क्या लफड़ा है? मतलब ऊपर वाली लाइन का नीचे लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये एनसीईआरटी है, रियल बता रहा हूँ तुम लोगों को। पढ़ना, फील करोगे। वैसे तो बहुत से तो पढ़ते ही नहीं, नहीं पढ़ोगे तो देखना फील करोगे इस चीज को। मतलब तुरंत सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन आपने रीड करी, सेकंड लाइन तुरंत आपको कंफ्यूज कर देगी आपने फर्स्ट लाइन गलत पढ़ी थी। फिर सेकंड लाइन के बाद थर्ड लाइन पढ़ोगे तो फील हो जाएगा सेकंड लाइन गलत थी, थर्ड लाइन कुछ और ही बोल रही है। ये ऐसा एनसीईआरटी। तो बहुत महान बुक है वो, है ना। और हमारे से क्या बोला जाता है कि नीट का पेपर आएगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। वही हालत खराब, क्या करें। मतलब वही आपको एक बुल दे दिया, किसके साथ घूमना आपको, और वो जो है ऐसा है कि हर किसी को सींग मारता फिरता है। चल दो, कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो सही बच्चों, करना तो है हम लोगों। चलो यहां तक ठीक है। वेट पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बेटा मेरी कोई आइडिया नहीं कि मई में एग्जाम होगा। मुझे ऐसा लगता है चांसेस हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा आपका। मई तक तो नहीं जाएगा बेटा, मई तक तो नहीं होगा। सितंबर था तो सितंबर से उठा के मई में थोड़ी लेकर आएंगे, बच्चे पागल हो जाएंगे बेटा। आधे बच्चे अपने बाल नोच लेंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ जुलाई तक आ सकता है,
लेकिन मई तक नहीं आएगा। मई में तो फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर शायद मई में हो जाए। फिर वो कोरोना भाई साहब टपक गया है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर आ जाए कि मैं फिर आ गया, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे अजीब सी बीमारी, समझ में नहीं आता। मतलब लोग ये कहते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी, कुछ नहीं होता। मैंने एक नॉन पर्सन को देखा बच्चों, जो डेली कम से कम 15 to 20 किलोमीटर तो वॉक करते थे, मॉर्निंग इवनिंग मिला के 15 to 20 किलोमीटर डेली की वॉक उनकी, मैंने खुद ने देखा है। और बहुत अच्छी फिटनेस, सब कुछ। कोरोना से डेथ हो गई, कोई ऐप नहीं, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग नथिंग एल्स, डेथ हो गई, है ना। और एक ऐसा आदमी देखा जो बिल्कुल मोटा जाड़ा सा बैठा रहता है बिल्कुल, और खाता रहता है। कोरोना हो गया, मस्ती से हॉस्पिटल गया, 21 दिन 20 दिन रह घर आ गया कुछ दिन। अब कौन सी इम्यूनिटी? और उससे पूछा कि यार कोरोना में क्या हुआ, कि कुछ नहीं, मस्ती से 20 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा, खाता पीता रहा वहां भी। बताओ यार, समझ में ही नहीं आया मेरे को कोरोना है क्या। क्वेश्चन लिखा 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। 8 ग्राम ऑफ S2 रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ, दोनों के वेट सेम दिए मैंने, 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। ठीक है, देखो आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर। हम इसको एक अपने मेथड से करेंगे और एक वेट वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसमें वेट दिया है। रिएक्शन क्या बनेगी अपने पास, 2S2O2 2S2, राइट। स्टोइचियोमेट्री 2:1:2। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसमें आप लोग देखो बच्चों, अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास के मोल्स आएंगे, 8 ग्राम दिया ना, 8/4, सॉरी 8/2 नॉट 4, बिकॉज H2 का मोलर मास अपने पास 2 होता है। मोल्स अपने पास कितने होंगे, 8/32। ठीक है, 0 यहां करेंगे, 8 का 4 हो गया, 4 - 2x, दिस इज 8/32। कितना कर लू, 1/4 कर लें, 1/4 - x, और यहां पर अपने पास जाएगा 2x। सेकेंड हम लोग चेक करें इसमें LR कौन है, तो एक तो अपने पास आ रहा है 4/2, दिस फॉर H2। O2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/4/1, तो ये तो हमारे पास 2 आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है 1/4, तो ये हमारे पास LR हो गया। O2 LR है, तो O2 के फाइनल मोल्स हम 0 पुट करेंगे, तो x के लिए कितनी आ गई, 1/4। हमको तो प्रोडक्ट के मोल पूछे, तो वाटर के मोल्स कितने हुए, 2 × 1/4, 1/2 मोल्स। और उसको वेट में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 × 18 करूंगा, तो आंसर मेरे पास आएगा 9 ग्राम। ये तो हमारा मोल्स का स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम लोग करते हैं। आपके सर हमको डायरेक्ट कैसे करें, हमको डायरेक्ट करना है कि हमको इतना लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना है, और वेट में ही करना है। मोल्स में भी कर सकते हैं, वेट में भी कर सकते हैं। तो इसमें एक तो चीज है कि भाई आपको LR तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें LR कौन हो गया अपने पास, O2, तो मेरी स्टोइचियोमेट्री चलेगी O2 वर्सेस H2O। मोल्स कितना रहे, 1:2। अब वेट में करूंगा तो इसके 32 ग्राम के लिए हमारे पास वाटर के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 2 × 18 ग्राम, राइट। रेशो आ गया। हमको O2 के वेट, O2 का वेट कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम्स, तो मेरे को उसको 8 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ हुआ 32। विजुलाइज है सबको? मेरे को थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम कम करने दो। देख लो बच्चों, विजुलाइज है, तो यहां पर हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 18 डिवाइड बाय 4, तो यहां पर अपने पास हो गया 8 ग्राम, तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 ग्राम आंसर, जो कि आपका आंसर। आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। हमने पहले LR आइडेंटिफाई किया, LR आइडेंटिफाई करके हमने वही अपनी स्टोइचियोमेट्री लगा दी वेट वाली। कोई कंफ्यूजन किसी को? सिंपल। अजमी मैंने क्वेश्चन लिखाया था बेटा, क्वेश्चन लिख लो, कॉपी कर लो बच्चों सभी। अजमी बेटा क्वेश्चन लिख लो आप, मैंने क्वेश्चन लिखाया था 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ O2 गैस, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर आफ्टर द रिएक्शन।
वेट ऑफ वाटर आफ्टर द रिएक्शन। हाँ बेटा, ये वाला दोबारा बताया था बेटा। देखो हमको ये तो पता चल गया LrO2 है। आप चेक करो O2 और वाटर में स्टोइशियोमेट्री 1:2 है मोल्स में, तो मैंने यहाँ 1:2 ले लिया। इसके 1 मोल्स का वेट 32 ग्राम होगा, तो इसके 2 मोल्स का वेट कितना होगा 2 × 18 ग्राम। अब उसने हमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है 8 ग्राम, जो LR है उसी को तो चेक करना अपने को। तो मुझे यहाँ पर 8 ग्राम लेकर आना है, तो मैं 32 में डिवाइड बाय 4 करूंगा। रेशियो सेम लाना है तो 4 से डिवाइड हम यहाँ भी करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना गया 9 ग्राम। वहां भी चेक कर लो 9 ग्राम है, यहाँ भी 9 ग्राम। ठीक है, क्लियर सबको? LR की फाइनल वैल्यू 0 होगी बेटा सौरभ। LR की वैल्यू ऑलवेज 0 नहीं होगी। इनिशियली तो अपने पास रिएक्टेंट होगा ही ना, फाइनली मोल्स ऑफ LR 0 होंगे, ये ध्यान रखना। अब मुझे नहीं लग रहा तुम्हें LR में भी कोई प्रॉब्लम आएगी। जो चाहो जैसे चाहो वैसे कर लेना। क्लियर है? कॉपी किया? हाँ बेटा आराम से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास खूब टाइम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है पेज नंबर 33 पर। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आपको, मॉड्यूल में से करो। पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर है 52, सिमिलर क्वेश्चन है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इग्नाइट विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म। पहले तो चेक करो इसमें से LR कौन है। सीधे सीधे लग रहा है O2 ही है यार, O2 ही होगा। ठीक है, O2 है अपने पास यहाँ पर। तो सिमिलर वही कि हमको यहां से क्या करना है 1 से 2, ठीक है, 32 से 2 × 18। अब यहाँ हमको 4 ग्राम लेकर आना है, तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा 8, तो वहां भी डिवाइड बाय 8 करेंगे तो अपने पास अल्टीमेटली मतलब इन दोनों में 2 से और डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4.5 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? हाँ बेटा, नहीं ऐसा मैंने कहाँ बोला। मैं H2 को LR ले लेंगे भी, एक क्वेश्चन कराया था लो जिसमें H2 LR होगा, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं, LR कुछ भी हो सकता है। दोनों रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट है, तीनों में से कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में N2 LR आ रहा था, मैं एक क्वेश्चन और लिखा है तो इसमें H2 LR होगा। तो डेटा बेस है, अपन डेटा कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं कि इसके मोल्स कम होंगे वो LR होगा, ऐसा नहीं। LR कोई भी हो सकता है बेटा, है ना। बेटा पल्लवी, हमने 8 ग्राम O2 ही तो यूज किया है रिएक्ट करने की, तभी तो हमारे पास 9 ग्राम वाटर फॉर्म हुआ। 8 ग्राम डेटा गिवन है क्वेश्चन में, आप पढ़ो। H2 का कोई यूज नहीं हुआ, O2 का हमारे पास यूज हुआ, बिकॉज O2 LR है। और मैंने आपको अभी नोट्स में लिखाया है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LR। तो जो LR होगा बेटा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो LR हमारे पास O2 है, तो हमने H2 के मोल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसकी मोल से मतलब है O2। अगर वो सपोज करो आपसे पूछ लेता व्हाट इज द रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन, तब हमें मतलब था, तब हम पूरे मेथड, पूरे प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करते। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, वॉल्यूमेट्रिक, हाँ बेटा, हाँ हमेशा। ये मैंने आपको स्टोइशियोमेट्री में एक टर्म लिखाई थी, आपने पढ़ा नहीं उसको। द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो कोई एक केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कांस्टेंट होंगे, यही तो खासियत है। मैं कह रहा हूं ना, मेरे अगर आप पॉइंट्स को अच्छे से रीड करोगे क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पॉइंट्स में ऐसे ही लिखा था। वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं, कोएफिशिएंट कैलकुलेशन। वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन अपने पास क्या है, आप लोग सब पढ़ चुके हो। और कौन सा चैप्टर है अपने पास जो सॉल्यूशन चैप्टर में, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं तुमने पढ़ ली तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है।
कुछ एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही, डिफरेंट चीजें मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी, और क्या है। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम मोल फ्रैक्शन, कैपिटल एम मोलरिटी, स्मॉल एम मोलिलिटी, और कैपिटल एन नॉर्मलिटी। पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ यार, वॉल्यूमेट्रिक में इतने सारे तामझाम करने की जरूरत क्या है? ये 3% की क्या रिक्वायरमेंट थी? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या दूसरा हमारे सिलेबस में माथे में बड़ा पढ़ना पड़ता है, मजबूरी नहीं? मजबूरी नहीं बच्चों, कहाँ यूज होता है इनका? आप लोगों में से कितने स्टूडेंट है जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है कभी ना कभी? सब नहीं पियोगी, सब नहीं पियोगी, सब है। तो मुझे बताएं कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक होता है सबसे स्वीट होता है? माजा नहीं मत बोलना, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक जो CO2 बेस्ड होते हैं। फैंटा नहीं होता, स्प्राइट होता है। फिर तो फिर तुम लोग सारे ऐसे हो, शादी में कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो मिल जाए तो चल जाएगी, मिक्स करके पी लेते हो। फोकट में जो मिले चलने दो, कभी फैंटा आन दो, कभी कोकोला आन दो, कभी थम्सअप आन दो, है कभी स्प्राइट आन दो, चलो कोई बात नहीं। और मुझे बताओ कौन सी कोल्ड ड्रिंक है जो सबसे कम स्वीट होती है? नहीं, थम्सअप होती है बेटा। अब आप कह रहे हो सर आप कैसे बोल रहे हो कि आपने पी हुई है? बात मेरे पीने की नहीं है, मेरे पास डेटा है, मैं डेटाबेसों की बातें कर रहा हूं। अगर आप चेक करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज मिलेगी शुगर की। तो वेट बाय वेट परसेंटेज आपको स्प्राइट में ज्यादा मिलेगी, चेक कर लेना किसी भी शॉप पे जाके, उसका लेबल होता ही है बोतल का, प्लास्टिक बोतल जो पल्पेट वाली अपने पास बोतल है, उसमें आप चेक कर लेना, मिल जाएगा, गलत नहीं बोल रहा। और वही आप थम्सअप में चेक करें, थम्सअप का है आप चारों चेक कर लो, कोक चेक कर लो, थम्सअप चेक कर लो, पेप्सी चेक कर लो, और साथ में स्प्राइट चेक कर लो, आपको अपने आप मेरी बातें मिल जाएंगी। तो अब मेरी बात सुनो, है क्या, जितने भी पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि अगर सॉलिड है तो वेट बाय वेट देना है, लिक्विड है तो वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देना है, फिक्स है। एक आदमी कितना कंज्यूम करेगा ये बात कैसे पता चलेगी? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। सपोज करो एक पर्सन है जिसको डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है। अब वो डायबिटिक पेशेंट जो है उसको जो है डाइट कोक पीनी है, और वो रेलवे स्टेशन पे है। अब मान लो वो डाइट कोक नहीं है, डाइट कोक में अपने पास आपको बताया कि भाई शुगर नहीं होती, और उसको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है मेरे को पीनी चाहिए। अगर उसको पीनी है तो वो लेस स्वीट वाली कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करेगा या हाई स्वीट वाली? लेस वाली। तो उसको थम्सअप पीनी चाहिए कि स्प्राइट पीनी चाहिए? उसे पता कैसे चलेगा? डेटा बेस्ड। अब हम लोग तो इंडियंस हैं, इंडियंस की पता है सबसे खास आदत क्या होती है? कि हम तुर्रम खाते हैं सारे। तुर्रम खा का मतलब तुम समझे नहीं, बताता हूँ। अगर जैसे एक्टिवा आपने परचेज किया हो तो एक्टिवा के साथ इतना मोटा सा मैनुअल आता है पूरा, हम उसको यूं उड़ाते हैं, अरे इससे क्या मतलब है, हम एक्सपर्ट है ना एक्टिवा के। तो आप लोगों ने सबने कोल्ड ड्रिंक पी, पर आपको कभी भी उसके रैपर, जो बोतल के ऊपर रैपर लगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेस सबने खाए, लेस के रैपर से कोई लेना देना नहीं। कुरकुरे सबने खाए, उसके रैपर से हमें कोई लेना देना नहीं। अब आप कहोगे सर कैसे? तो आप चेक कर रहे हैं, लेस कुरकुरे उनके रैपर के ऊपर वेट बाय वेट परसेंटेज होती है, ये रियल बता रहा हूं आप लोगों को। तो जितने भी पैक्ड फूड होते हैं हमारे पास, सब पे गवर्नमेंट के नॉर्म से देना पड़ेगा। भाई एक आदमी है, मसाला ज्यादा खाए कम खाए, सॉल्ट ज्यादा ले कम ले, ये बात कैसे पता चलेगी? पैक्ड फूड को देख के। मान लो किसी पर्सन को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो सॉल्ट कम लेना है उसको, तो उसको ऐसा फूड चूज करना पड़े इसमें सॉल्ट कंटेंट कम हो। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो यही चीज हमारे पास है। अब अपन इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं आई ड्रॉप्स की, तो आई ड्रॉप्स में वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। कफ सिरप्स वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके अलावा और अच्छी सी बात करो जिसमें तुम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, वो है लिकर। लिकर जानते हो ना, C2H5OH। गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अगर लिकर फॉर्म करके सेल करेगी तो मैक्सिमम V/V परसेंटेज 42.8% होनी चाहिए, मैक्सिमम। इससे ज्यादा सेल इंडिया में नहीं हो सकता। आउट ऑफ इंडिया तो कोई नॉर्म्स ही नहीं है, मर्जी पड़े जो बेचो। इंडिया के अंदर की बात होगी। आपके सर आपको कैसे पता? डेटा है। नहीं, मैं उसका बता भी देता हूं। जब मैं जयपुर रहता था बच्चों, तो जयपुर में मेरे हाउस के पास में ही कबाड़ी की शॉप थी, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बोटल्स आती थी, तो अपना भी मन करता कि अगर देखने का,
थोड़ा देख लेगा, तो उसको देख लेते थे, उस पर अपन ने परसेंटेज देखी। ये रियल बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर आप में से किसी के पास सैनिटाइजर है, जैसे डिटॉल का सैनिटाइजर की छोटी बोतल है ठीक है, किसी के पास है बेटा? आपके पास ला, ये ला, लाए ना, देखो कितना अच्छा बच्चा है। ला, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। मैं आपको इसमें बताता हूं, और आप लोग बेटा आप पढ़ लेना। इसमें 72.34 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल है, लिख रहा है इसमें। ये देख बेटा, ये लिख रहा नॉर्मल, पढ़, अगर आईज तेरी स्ट्रांग है तो पढ़ ले। 72.34% वी बाई वी एस एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। हाँ, मीन्स अपने पास कोरोना के लिए ऐसा था कि 70% से ज्यादा एल्कोहल कंटेंट होना चाहिए, 70 से 80% के बीच में, तो इसमें 72.34% है। मेरी बात समझ रहे हो? था खोलोगे तो आप ही, वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है यार? मेरी बात समझ रहे हो सभी? तो आप जितने भी पैक्ड फूड, आप बेटा उस पे भी होगा जो आपके पास है, 80% लिख रहा होगा, वी बाई वी, लो बेटा देना उसको। तो इसीलिए बता रहा हूं, ये नहीं कि हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसी पे और बताता हूं। ये बेटा क्या लिख रहा है उल्टा 6978 जी, वही। जैसे मैं आपको और बताऊं कि आप लोग इसको चेक करो। आप डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप कभी ना कभी आपको फीवर हुआ होगा, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो पूछा होगा आपका, आप अपना नाम बताओ। उसके बाद सेकंड चीज आपसे क्या पूछता है? एज। एज पूछने के पीछे रीजन क्या है? उसको पता है कि कितनी एज वाले को मेरे को कितनी डोज देनी है पर डे की। अगर सपोज करो आपकी एज 17 के अराउंड है, 18 से बिलो है, तो आपको पैरासीटामोल की टैबलेट देगा मॉर्निंग एंड इवनिंग 500 mg। और अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आपको 3 टाइम्स देगा पैरासीटामोल की टैबलेट 500 mg। डॉक्टर भी तो ऐसी टैबलेट देते हैं। वो एज क्यों लिख रहा है? एज इसलिए लिख रहा हूँ। वो कह रहा है सर हमारे चेहरे से नजर नहीं आता क्या, एज की जरूरत है? हो सकता है आपका चेहरा मासूम हो, उम्र 40 साल की हो, और हो सकता है कि आपका चेहरा बहुत डरावना लेकिन उम्र जो है वो 16 साल की हो। कुछ भी हो सकता है, गलत चीज थोड़ी बच्चों। इसलिए वो आपसे एज पूछता है। तो इसलिए डॉक्टर को कभी भी गलत एज नहीं बतानी चाहिए। पता चले आपके पीछे कोई और पेशेंट है और आप इंप्रेशन मारने के चक्कर में हो, तो ज्यादा एज मत बता देना कभी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई क्यों में लगे पड़े, क्यों अपना आई। या अपने आगे कोई है, सामने लेने एज लिखा है 23, अपनी है 18, अपन क्या करें? अपन बोल दे 24 है। ऐसा मत कर देना, 17 है और 24 बोल दो तो डॉक्टर डोज उसके अकॉर्डिंग लिख देगा, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी। मेनली अपने पास ये भी आप लोगों को पता होगा बच्चों कि ड्रग्स अपने पास 2 टाइप की होती है, जेनेरिक और एंटीबायोटिक। सभी जानते हैं जेनेरिक ड्रग्स से अपने पास कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। मैं इनका दोनों का थोड़ा मैं सिस्टम भी बताऊंगा, शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि जेनेरिक क्या काम करती है, एंटीबायोटिक क्या काम करती है। लेकिन एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अगर डॉक्टर्स ने आपको सही डोज नहीं दी एंटीबायोटिक की, आपको हाई डोज दे दी, तो कई बार पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। मैं आपको इन दोनों के यूज बताता हूं। आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया सबने? ये नो बोल रहा है, वो यस सर बोल रहे, ये लफड़ा क्या है? इसको पता ही नहीं सरफेस हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा पता ही नहीं चला, तो ये हो जाता कई बार बेटा। स्कूल्स में तो बहुत बार होता था, बच्चे कहते थे कौन सा चैप्टर खत्म हुआ यार, होता था ऐसा। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपने जो मेन टॉपिक पढ़ा होगा उसमें था एंजाइम वाला, कैटलिस्ट वाला पार्ट था, एंजाइम वाला। तो मैं आपको बताता हूं, सपोज करो अगर अपनी बॉडी में कोई वायरस इंसर्ट करता है। अब मेरे को वायरस हो बैक्टीरिया, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, बायो से थोड़ा सा कम लिंक है, मैथ्स का स्टूडेंट इसलिए। कोई वायरस इंसर्ट कर गया तो बच्चों उसका काम पता है क्या होता है? हमारे जो एंजाइम्स होती है उनकी सरफेस को कवर कर लेता है। अब एंजाइम्स हमारे पास क्या यूज करते हैं कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंजाइम के ऊपर आएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करके रिमूव हो जाएंगे। तो अगर एंजाइम की सरफेस कवर हो गई तो हमारे मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। अगर मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब जो जेनेरिक ड्रग्स है, जेनेरिक ड्रग्स से वो कोएंजाइम की तरह काम करती है। कोएंजाइम का काम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? नाम सुना कोएंजाइम? मैं चलो इसको थोड़ा और लेके चलता हूं। ये जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अपने पास मेन एंजाइम जो होता है हमारे पास,
वो तो होता है Fe। लेकिन इसमें प्रमोटर के फॉर्मेट में हम लोग मॉलिबेडनम को यूज करते हैं। पता ही नहीं, पता है बात। इसमें मेन एंजाइम, हमारे एंजाइम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट होता है, इसमें Fe होता है। और इसमें प्रमोटर के फॉर्मेट में MO यूज करते हैं। तो प्रमोटर का क्या यूज है, कोई बताएगा मुझे? वो एंजाइम, एंजाइम क्या मतलब, वो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। ये पता है सबको, कैसे, कोई बताएगा कैसे? सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है पूरा, सरफेस केमिस्ट्री टोटल। कैटलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट जो होता है ना, उसकी सरफेस पर एक्टिव वैलेंसी होती है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आए, आके उन्होंने प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बना के रिमूव हो गए, फिर नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए, प्रोडक्ट फॉर्म हो, निकल गए, यही होता है। ठीक है। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ में प्रमोटर भी ले रहे हो, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए, प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट यहीं बैठ गए, नहीं जा रहे, क्या कर लेगा बोल? अगर सरफेस एम्प्टी नहीं हुई तो फर्दर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो प्रमोटर काम के तो लाद देते के भगाता है, निकलो यहां से चुपचाप, इसको साफ करता है ये। प्रमोटर काम क्या होता है, एक्टिव साइट्स को फ्री करना। तो यही अपने पास काम होता है कोएंजाइम का। तो अपने पास जितनी भी जेनेटिक ड्रग्स होती हैं वो कोएंजाइम होती हैं, वो क्या करती है, धीरे धीरे स्लोली एंजाइम की सरफेस को क्लीन करती है। अगर एंजाइम की सरफेस क्लीन हो जाएगी तो वापस हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसलिए जेनेरिक ड्रग्स में टाइम लगता है, जेनेरिक ड्रग्स में आपको ठीक होने में टाइम लगता है। अब बात आई एंटीबायोटिक की, वो क्या करती है, उसको ये दुश्मन नजर आ रहा है, कौन, जो वायरस है जो एंजाइम के ऊपर चिपका, उसको एंजाइम नजर नहीं आ रहा, उसको कौन नजर आ रहा है, वायरस। उसने फाइट किया, इसको मारा, साथ में कौन मर गया, एंजाइम। इसलिए एंटीबायोटिक ड्रग्स बहुत फास्ट अटैक करेगी, जल्दी आपको रिलीव करके, लेकिन आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो अगर आपको डॉक्टर कभी भी एंटीबायोटिक लिखता है तो आप देख लेना आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। जेनेरिक ड्रग्स से अपने पास वीकनेस नहीं आती, एंटीबायोटिक वीकनेस आती, क्योंकि वो आपकी बॉडी की एंजाइम्स की ग्रोथ को कम कर देता है। अब फिर एंजाइम की ग्रोथ को वापस इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को हेल्थी होने में टाइम लगेगा। तो हमें कौन सी मेडिसिन प्रेफर करनी चाहिए, जेनेरिक या एंटीबायोटिक? लेकिन डॉक्टर्स हमेशा एंटीबायोटिक लिखता है, क्यों? कहानी क्या है, कहानी है सारा पैसा। जितनी भी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सारी की सारी कंपनीज क्या करती हैं कि नई नई ड्रग्स, एंटीबायोटिक बनाती रहती है। जेनेरिक ड्रग फिक्स है, जेनेरिक ड्रग सस्ती तो आती है क्योंकि जेनेरिक ड्रग फिक्स है ना बेटा। अब इन्होंने नई एंटीबायोटिक बनाई, चाहे उनके घर में बनने की कॉस्ट 10 रुपीज पड़ी, मार्केट में लॉन्च कर दी 200 रुपीज की। अब आपको वो जेनेरिक, आपको जो एंटीबायोटिक है वो खाने को कैसे मिलेगी? MR जाएगा कंपनी का, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास बताएगा कि हमने इस डिजीज की ये एंटीबायोटिक नई जो है टेबलेट प्रोड्यूस की है, ठीक है, हमने सब टेस्ट वेस्ट कर लिया। अब वो डॉक्टर से क्या कहेगा कि अगर आपने 1 ईयर के अंदर हमको 1 करोड़ का बिजनेस दे दिया तो 10% आपका। अगर आपने हमें साल भर के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस दे दिया तो 10% आपका। डॉक्टर को साल भर में कितने मिल जाएंगे, 10 लाख। डॉक्टर खुश। डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर जो मार्केट में एंटीबायोटिक चल रही होगी वो नहीं लिखेगा, कौन सी लिखेगा, जो नई कंपनी की आई है। जबकि कंपनी में उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 10 रुपीज की, कंपनी आपको कितने बोल रही है, 200 रुपए की। अगर वो 10% डॉक्टर को दे भी देगी तो भी उसको 80% का प्रॉफिट है, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वो डॉक्टर 50% भी दे दे तो भी उसको दिक्कत नहीं है, 40% का प्रॉफिट होगा। और डॉक्टर, और आपकी मजबूरी है, डॉक्टर ने लिखी है तो आपको लेनी पड़ेगी। गलत बोल रहा हूं क्या? ये पूरा ही चलता है, आगे चल के तुम भी डॉक्टर्स बनोगे यही करोगे। तो अगर तुमने अभी पढ़ा होगा या सुना भी होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों का के ऊपर कई कई के लाइसेंस कैंसिल कर दिए कि उनसे बोला गया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठकर जेनेरिक ड्रग्स ही लिखोगे, आप कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लिखोगे, क्योंकि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट ज्यादा है। अगर एंजाइम को किल करेगा तो आप खुद ही सोचो बच्चों कितने साइड इफेक्ट होंगे उसके, बायो स्टूडेंट तो तुमको पता है। तो अब डॉक्टर अब छाने होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, 10 साढ़े 10 बजे तो ये आते हैं, आते ही पेशेंट को टेस्ट लिख देते हैं, ले टेस्ट करा के आएगा, 12 बज जाएगी, 1 बजे तक डॉक्टर साहब घर पहुंच जाएंगे और बोलेंगे घर दिखाने आना। घर लिख सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं लिख सकते। घर पे तो कुछ भी लिखो, काम वही चल रहा है।
यही रियल चीज है। अब जेनेरिक ड्रग्स क्या फिक्स है, और तुमको पता हुआ कि एक कुछ चलता है शायद मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना ऐसा करके कुछ है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सब में फ्री में मेडिसिन मिलती है, तो उसमें से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं, सब जेनेरिक। अब आप क्यों ना जेनेरिक सस्ती आती, क्यों सस्ती आती है, क्योंकि फिक्स है, कोई भी कंपनी जेनेरिक ड्रग्स बनाएगी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर ही नहीं सकती, वो 20 साल 25 साल से वही चलती आ रही। तो अगर आपको फीवर होता है, सुनना मेरी बात, तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए आप कौन सी ड्रग्स लेते हो, पैरासिटामोल, ये जेनेरिक ड्रग्स है। लेकिन अगर आपको वो एंटीबायोटिक लिख देता है, ऑफ्लोक्सिन लिख दी, जिसमें सीन लगा होता है, वो सारी की सारी ड्रग्स होती है इसी की। आप देख लेना जितने भी, अगर आपको कभी फीवर हुआ होगा तो फीवर में डॉक्टर ने आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक लिखी होगी, सबके पीछे सीन होगा, INE, CINE, ऑफ्लोक्सिन, कॉफ्लोक्सिन, बहुत सारे नाम होते हैं। तो वो सारी अपने पास क्या होती है, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक की कॉस्ट ज्यादा होती है, आप चेक कर लेना। पैरासिटामोल की कोई कॉस्ट नहीं होती। ये आप भी करोगे, ये तो पैसा कैसे कमाओगे, कोटी कैसे बनाओगे, BMW मर्सिडीज कैसे परचेस करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, समझ जाओगे, सब वक्त होगा, सब वक्त पे चीजें काम आ जाएगी। नहीं, क्रोसिन एंटीबायोटिक नहीं बेटा, क्रोसिन भी जेनेटिक है। जेनेरिक ड्रग्स इसलिए अपने पास है, डॉक्टर्स को लिखनी तो जेनेरिक चाहिए, पर ठीक है, डॉक्टर्स बस, दोनों में डिफरेंस क्या है, जेनेरिक ड्रग्स में आपकी जो डिजीज है उसको ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन एंटीबायोटिक में आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा विदिन 2 to 3 डेज। एंटीबायोटिक 3 दिन में इफेक्ट दे देती है, लेकिन जेनेरिक ड्रग्स को इफेक्ट आने में 5 to 7 डेज लगते हैं। अब हमारी आदत क्या, हमें पेशेंस नहीं है। मैं बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मेरा खुद का देखा हुआ है। एक पर्सन को फीवर हुआ और फीवर उतर नहीं रहा था, काफी ज्यादा फीवर आ रहा था, तो वो एक डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने उसको जेनेरिक ड्रग्स लिख दी, 3 दिन उसने जेनेरिक ड्रग्स ली, कुछ नहीं हुआ उसको, मतलब फीवर वगैरह कम नहीं हुआ। उसने कहा बेकार डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसका पर्चा ले गया। तो दूसरे डॉक्टर के समझ में आ गया कि सारी जेनेरिक लिखी है, इसको टाइम लगेगा। उसने क्या करा, एंटीबायोटिक लिख दी, 2 दिन में ठीक हो गया। कहता ये अच्छा डॉक्टर है, उसके बाद नहीं जाएंगे, उसके पास ही जाएंगे। समझ मेरी बात, ये रियलिटी है आज के इंडिया की, ये रियलिटी है। चलो, नॉलेज मिल गई, जेनेरिक ड्रग्स क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, कम से कम नॉलेज तो मिली, पता तो चला सब में होता क्या है। तो ये चीजें बच्चों केमिस्ट्री का पार्ट है, जो अपन हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूटिलाइज करते रहते हैं, सब केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये तुम्हारा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर तुम्हें ड्रग्स वाला चैप्टर मिलेगा, 12th में है तुझे, लास्ट में कौन सा हुआ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है ना, उसमें जेनेरिक ड्रग्स भी एंटीबायोटिक भी है। अरे 12th में सेकंड बुक जो है अपने पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें लास्ट चैप्टर तुम्हारा यही है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें है सारी ड्रग्स है, सारी टाइप की। एनवायरमेंटल तो 11th में बेटा, वो अलग है, वो अलग है, उसमें तो वो है पोल्यूशन सारे टाइप के, एयर पोल्यूशन, वो सारे पोल्यूशन। तो ये अपने पास है, तब समझो। अब आप क्योंकि सर सारी बात आपने बताई कि उसके पीछे बताने का रीजन क्या, मैं आपको क्या बता रहा था, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये नहीं है कि हम हर चीज के पीछे, ये कि हमारे पीछे लॉजिक नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने के पीछे, हर चीज के पीछे रीजन होता है। अब ऐसे ही मैं तुम लोग से बोलूं, जब हमारे पास ऑलरेडी मोलरिटी थी कैपिटल M, तो हमें स्मॉल m की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, मोलरिटी क्यों लेकर आ गए, जबरदस्ती, सर में खुजली हो रही थी है, नॉर्मलिटी का पर्टिकुलर यूज है। मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा कैपिटल M और स्मॉल m में से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कैपिटल M, मोलरिटी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मान लो एक साइंटिस्ट था, उसने बाड़मेर में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सॉल्यूशन फॉर्म किया और मोलरिटी में फॉर्म किया उसने। अगर वो उस सॉल्यूशन को -40 डिग्री में नॉर्थ पोल पर यूटिलाइज करेगा, तो क्या सेम रिजल्ट आएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो बेटर ऑप्शन है कि उसको सॉल्यूशन मोलरिटी में नहीं, मोलरिटी में बनाना चाहिए, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर अफेक्टेड नहीं होती। तो जो मोलरिटी बाड़मेर में होगी +60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वही मोलरिटी हमारे पास नॉर्थ पोल में होगी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। हर चीज का लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि हम विदाउट लॉजिक कुछ भी करते हैं। ये थोड़ी कि हमारे माथे पड़ा हुआ है, एक कम थी जो दूसरी ला दी, दूसरी कम थी जो तीसरी ला दी है। फिर नॉर्मलिटी का क्या यूज है,
वो तो जब नॉर्मलिटी पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। अगर तुम लोग नॉर्मलिटी पढ़ने लग गए तो जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें मोल कंसेप्ट लगाना भूल जाओगे। ये रियल बता रहा हूं। जितने भी आयनिक कंपाउंड तुम फॉर्म कर रहे हो, आयनिक कंपाउंड के क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल क्वेश्चन है, मेटल एसिड के क्वेश्चन है, एसिड बेस के क्वेश्चन है, इनमें तुम सब मोल लगाना भूल जाओगे। मोल से भी शॉर्ट फॉर्मेट में मैं तुम्हें करवाऊंगा। कहोगे सर इतने 3 स्टेप तो लेकर आ रहे हो सर, क्या शॉर्ट कराओगे? 2 स्टेप में करा देंगे, 1 स्टेप कम कर देंगे। हर चीज की ट्रिक से बच्चों, और ट्रिक समझोगे तो समझ में आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में अपने पास ये पार्ट है। मैं आप लोग और आप में से सबने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, सबने पढ़ा है, लेकिन सॉल्यूशन को ढंग से जानते ही नहीं। बताऊं कैसे? चलो कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं मार्कर कहां से, ये जाने कौन इन मार्कर को खा जाता है यार। देखो देखो, इसको ऊपर से चबा गया। हद है यार। देखो बच्चों, आपने सबने पढ़ा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इजिकल टू सॉल्यूशन, सभी जानते हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और कुछ चीजें आप लोग को थोड़ी सी करनी चाहिए। अब मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है, हम वर्ड खुद ही बोल रहे हैं शुगर सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे अपन? शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, शुगर सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। क्या मैं इस रिएक्शन को सॉल्यूशन रिएक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं इसे सॉल्यूट अज्यूम कर सकता हूं? इसको सॉल्वेंट, इसको सॉल्यूशन बोल सकता हूं क्या? अभी तो तूने बोला बोल सकते हैं, अब मना कर रहे हैं। हाँ बच्चों, क्यों? कैसे डिसॉल्व नहीं है? नाइट्रोजन गैस को मैंने हाइड्रोजन गैस में डिसॉल्व कर दिया। बोल परफेक्टली, बताओ, मजा थोड़ी आएगा। सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में फिजिकल फोर्सेस एक्टिव होते हैं। अब आपके उस सारी फिजिकल फोर्सेस क्या बल है? फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल बॉन्ड हमारे पास 2 ही होते हैं, आइदर हाइड्रोजन और वन डर बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में वन डर बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव है तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो 2 है हमारे पास, कोवलेंट और आयनिक, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन की रिएक्शन नहीं होती। सॉल्यूशन में कभी भी सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इट मींस सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट सेपरेटली प्रेजेंट होने चाहिए। हम उनको सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं। क्या आप शुगर सॉल्यूशन में शुगर का टेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या आप शुगर सॉल्यूशन में वाटर का टेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या आप शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हो। पर आप अमोनिया में से इसको यूं नहीं कि 2-4 घूंसे मारे से कल नाइट्रोजन अलग निकाल, हाइड्रोजन अलग निकाल, नहीं देगा वो, क्योंकि वो अपने पास मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका, उसकी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डिफर है। तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर। अब मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है? 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं और उनको हम लोग फर्दर सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में कौन से फोर्सेस एक्टिव हैं? फिजिकल फोर्सेस। सबको मेरी बात समझ में आई अच्छी तरीके से? तो पहले मिक्सचर का मतलब समझो। मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम में से कोई विलेज से बिलोंग करता है तो विलेज में क्या होता है? नमकीन को बोलते हैं मिक्सचर। नाम सुना हो तुम लोग ना, मिक्सचर बोलते हैं उसको। उसको मिक्सचर को बोलते हैं। आया तो मिक्सचर से ही हो, उसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं? आप लोग खुद सोचो। उसमें से क्या होता है? सारे अलग अलग कंपोनेंट आप अलग अलग कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? थोड़ी मेहनत लगेगी। कोरोना, जब फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था बच्चों, तो बहुत से लोग थे, उनके पास घर पे कोई काम था नहीं, तो वो यही कर रहे थे, 1 किलो नमकीन ली, सेपरेट करना स्टार्ट किया। फिर बताया कि इसके अंदर इतनी इतनी जो है नंबर ऑफ, इतनी तो पपड़ी है, इतनी नंबर ऑफ सेव है, इतने नंबर ऑफ चने की दाल है, इतने नंबर ऑफ ग्राउंड नट्स है। ऐसे करते करते निकाला उन्होंने। टाइम कैसे पास करे आदमी? फिर मिक्स कर दिया वापस, फिर सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करे आदमी? खूब वीडियोस आए थे व्हाट्सएप पे सब। लोग मतलब इतने ज्यादा, सोचो एनर्जेटिक लोग हैं, कैसे कैसे दिमाग लगाते है ना। तो मैं यही चीज आप लोग बता रहा हूं, मिक्सचर का मतलब समझो। दूसरी बात, हमारे पास सॉल्यूट का मोलर मास हो सकता है, सॉल्वेंट का मोलर मास हो सकता है, बट हमारे पास सॉल्यूशन का मोलर मास नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? मिक्सचर का मोलर मास नहीं होता कभी भी। ये बात पता है नहीं पता आप लोगों को? अभी पता चला। मैं बताता हूं आप लोग बच्चों। देखो,
इधर बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं, इधर मैंने लिया वेट, तो इसका वेट अज्यूम कर रहा हूं W1 ग्राम, इसका वेट मैंने लिया W2 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? W1 प्लस W2 ग्राम, which is also equal to V into D. V is the volume of density, V is the volume of the solution in ml, and D is the density of the solution in gram per ml. Right? क्लियर है? फिर मैंने मोलर मास लिया, इसका मोलर मास M1 अज्यूम किया, इसका M2, इसका कुछ नहीं होता सॉल्यूशन का। मैं बताऊंगा अभी सारे इसके पीछे चीजें भी, बहुत सारे पॉइंट हैं। देन हम लोग मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके N1 मैंने अज्यूम किए, तो W1 अपॉन M1 हो जाएगा, इसके मोल्स N2 W2 अपॉन M2 हो जाएगा, और फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा N1 प्लस N2। इसी के ऊपर हमारे पास सारे कंसेप्ट चलेंगे, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ। हम ये से वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलिटी सब इन्हीं से करेंगे, इसलिए मैं आपको इसमें लिखा रहा हूँ। अब क्या आप में से कोई स्टूडेंट मेरे को सॉल्यूशन का मोलर मास कैलकुलेट करा सकता है? केतन कह रहा है सर हमको गेम खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब मोबाइल में आके फोड़े। बेटा तुझे पता नहीं है कि हम अगर मोबाइल को आइस के जितना पास रखेंगे, हमारी जो आइस का रेटिना है वो उतना ही ज्यादा सेंट्राइज हो जाएगा। कई बार तो बच्चे ऐसे वही हूं, देखा तुम लोग? नहीं देखा? मोबाइल पे गेम वेम तो क्या मेरे समझ में ही नहीं आती क्या होते हैं। चलो छोड़ो, मेरी बात को सुनो, हम तो बात करते मिक्सचर। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, हो सकता है आपने पढ़ा, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा। आप में से किसी को पता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एयर? हाँ, कभी नहीं पढ़ा? नहीं बेटा, मोलर मास ऑफ एयर 29 पॉइंट समथिंग होता है बेटा। फिजिक्स में है क्या? मुझे पता नहीं कहा था बेटा, पर 29 पॉइंट समथिंग होता है ना। अच्छा कैसा है बता? बिल्कुल सही बोला है, यही मेरे को सुनना था। मैं अभी तुम्हें याद दिलाता हूँ कैसे करते हैं। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें आपको आइसोटोप्स गिवन होंगे और आइसोटोप्स के परसेंटेज गिवन होंगे। तो आप लोगों ने थ्रू आइसोटोप्स एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके हम एटॉमिक मासेस लर्न करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, वो सब एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि सब फ्रैक्शनल में, चेक कर लेना तुम लोग, होल नंबर्स में नहीं है कोई भी, तो एवरेज होते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, तो मिक्सचर में अगर हमारे पास कंपोनेंट की परसेंटेज गिवन है, तो हम उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं एयर में बच्चों नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78। हम 79% मान लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। मल्टीप्लाई विद 28 प्लस 21 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 79 प्लस 21। सॉल्व करोगे 29 पॉइंट समथिंग आएगा। दिस इज द एवरेज मोलर मास ऑफ द एयर। अब एयर मिक्सचर है कि नहीं? वंडरफुल फोर्सेस है, फिजिकल फोर्सेस है, O2 N2 रिएक्ट नहीं करते, अट्रैक्शन फोर्स है ना, तो मिक्सचर है। तो मिक्सचर का मैंने एवरेज मोलर मास निकाला है। तो इसी तरीके से आपको अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज गिवन हो, तो आप एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास नहीं निकाल सकते, एवरेज निकाल सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आई? बट जनरली हम लोग नहीं लेते, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश कर दिया। कंसेप्ट हर तरह का है, समझो, ऐसा नहीं है मिक्सचर का। अब आप क्यों सर, चलो आपकी बात समझ में, नमकीन में जो मिक्सचर होती है उस मिक्सचर का हम कैसे मोलर मास निकाल लें? उसको उसमें पानी डाल देना, अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना देना, सब मिक्स हो जाएगा, फिर सुखा लेना, खा लेना उसको। समझिए मेरी बात? फिर तुम उसमें से कोई भी कंपोनेंट अलग नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग है, समझने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। बच्चों कॉपी कर लो इसको, आप सभी कॉपी करें। बेटा अगर मेरा वीडियो अटक रहा है, अंशिका तेरे साथ प्रॉब्लम होती है बेटा, आपको लॉगिन दोबारा करना चाहिए। कभी भी आपका वीडियो अटके, वॉइस ब्रेक हो, तो आप लॉगिन दोबारा कर लो। मेरी क्लास में बेटा टाइम का पता नहीं चलता दीदी, कि मेरी क्लास का टाइम कब खत्म हो जाता है। सही बोल रहा हूं ना?
मैं लाइफ साइंस की चीजें आप लोगों को बताता हूँ, तभी तो केमिस्ट्री में सारी चीजें आती हैं। अब आप कभी नहीं बोलोगे वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय परसेंट, हमको कहाँ यूज करना है। आज ही लेस का पैकेट देखना या बिस्कुट का पैकेट देख लेना कोई, उसके पीछे भी लिखा होता है पैक्ड फूड। बोला मैंने आपसे, जो भी पैक्ड फूड है आप चेक कर लो, उसमें सबको आपको मिलेगा। पैक्ड फूड, पैक्ड मेडिसिन, उसमें आपको सबको मिलेगा। सौरभ कह रहा है एलआर कैलकुलेट कैसे करेंगे। सौरभ, मैंने एलआर के लिए बताया था कि गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसका रेशियो लेस आएगा वो एलआर होता है। अच्छी बात है बेटा, क्लियर है सबको। स्टार्ट करें। फर्स्ट लिखे वेट बाय वेट परसेंट क्या होती है। सब तुम्हारे सामने है यार। लिखो फर्स्ट बच्चों, वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट हमारे पास होती है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। सही, W1 प्लस W2, W1 upon W1 plus W2. W1 is what? Weight of solute given है, W2 weight of solvent, and W1 plus W2 weight of solution. ले सबको। अब ये वेट बाय वेट परसेंट हमने निकाली सॉल्यूट के लिए, क्या हम वेट बाय वेट परसेंट सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको यहां पर सॉल्वेंट करना पड़ेगा, तो यहां W2 आ जाएगा, बट जनरली हम लोग सॉल्यूट के लिए निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। फोर ग्राम ऑफ NaOH, 4 gram of NaOH dissolve in 200 gram of the solution, 200 gram of the aqueous solution. 4 gram of NaOH dissolve in 200 gram of aqueous solution. ठीक है, then calculate the weight by weight percentage of NaOH. Then calculate the weight by weight percentage of NaOH. कितना आएगा? 4/200 to 100 कितना आ गया? 5%। 5 आ रहा है, कितना? 2% आ रहा है। 2%। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब इसमें भी हमारे पास है बच्चों, याद करो हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन किया था, वो सिमिलर है, वो बिल्कुल सिमिलर है। अब इसमें वो आपको क्या कर सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दे, परसेंटेज दे दे, वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दे, परसेंटेज दे दे, वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, परसेंटेज दे दे, वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ ले, वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ ले। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ NaOH, ऐसे लिख लो। कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH in 20% 200 gram of the solution. In 20% 200 gram of the solution. In 20% 200 gram of the solution. कितना आंसर आया? 40 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? आगे बच्चों, आपका सबका, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का भी सबका, कोई कंफ्यूजन? आपको ये कितना दिया हुआ है? 20%, 20 दिया है। वे और वेट ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी दी है? 200। W1 अपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अपने पास W1 कितना आया? 40 ग्राम। तो W2 की वैल्यू कितनी आएगी?
200 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160। तो क्या आप सॉल्वेंट का वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो? हैं? जरूरत ही नहीं है। 40% बेटा अगर सॉल्यूट का है तो 60% अपने पास सॉल्वेंट का होगा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि कौन इतना जबरदस्ती सोचता है। अरे यार वो 40% 60% हो गया ना। क्लियर है? चलो आगे चलें। तो इसमें और किसी टाइप का आ सकता है, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे दे, परसेंटेज दे, वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। सेकंड लिखे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अरे इसमें क्वेश्चन करो बच्चों अच्छा सा, एक क्वेश्चन अच्छा सा करें, नहीं तो वेट बाय वॉल्यूम का तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाया। लिखो वेट बाय वेट में अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों ने ऐसा किया है या नहीं किया हुआ। लिखो 20% 200 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, 200 ग्राम NaOH सॉल्यूशन मिक्स विद 30%, इसको 40 करो, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा इसमें। 40%, इसमें 30% को 40% कर लो। 40% 300 ग्राम, 40% 300 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट द फाइनल वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशन। हाँ 47 क्वेश्चन बेटा आपको बताए थे। 47 में क्या दिक्कत आ रही है आपको? वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ग्राफ 1 liter of CO2 is passed over hot coke when the volume of reaction mix become। बेटा ये इसी तरह से होगा, देख ले, तेरे लिए लिख देता हूं मैं। CO2 plus C is equal to twice of CO। अगर इसका 1 लीटर है, कंप्लीटली कन्वर्ट होता 2 लीटर होता, नहीं दे रखा 1.4 दे रखा, इसमें सम अमाउंट ऑफ CO2 रिमेन्स रहेगा, तो 1 - x करेंगे, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो इसके 2x फॉर्म होंगे, तो 1 + 2x इज इक्वल टू 1.4। आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये बेटा समझ में आया आपको? ठीक है, कर लेना बेटा इससे x। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था 20% 200 ग्राम NaOH सॉल्यूशन मिक्स विद 40% 300 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द फाइनल वेट बाय वेट परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन? आगे बेटा कितना? 32%। अब मेरी बात सुनो, पहली बात कि अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, बहुत से स्टूडेंट से नहीं हुआ मुझे पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है तो तुक्का मारने का तरीका बताता हूँ। वेट बाय वेट परसेंट 20 से 40 के बीच में आएगी पहली बार। अगर 20 से 40 के बीच में एक ही ऑप्शन है तो टिक मार देना। चलो फिर आप क्या, तो मान लो सर 2 ऑप्शन आ गए, अब क्या करें? तो किसकी वेट परसेंट ज्यादा है? 40 की, तो उसके नियर आंसर आएगा। एक और दूसरा तुक्का बता दिया तुमको, ये देखो कौन है दोबारा बताना। भाई जो एवरेज वेट परसेंटेज एवरेज आएगी तो 20 से 40 के बीच में आएगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, इसलिए मैंने 40 कराया, 30 नहीं कराया, 30 को चेंज करके 40 कर दिया। और अब आप क्योंकि सर चलो ठीक है, मान लो 20 से 40 के बीच में 2 ऑप्शन दे दिए उसने, एक तो 20 से 30 के बीच में दे रखा है, 30 से 40 के बीच में दे रखा है, हम कौन सा यूज करें? तो जिसकी वेट परसेंट ज्यादा होगी उसके नियर आंसर आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे। अच्छा बहुत ट्रिक है अपने पास, तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, मुझे याद नहीं है। आयनिक में भाई pH 2 है और pH 4 के सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन को हमने आपस में मिक्स किया, तो पूछा गया था आपसे व्हाट इज द फाइनल pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो pH जो आएगी वो 2 से 4 के बीच में आएगी, पहला पॉइंट। कंसंट्रेशन HN की किसकी ज्यादा है? pH 2 की कि pH 4 की? pH 2, तो pH 2 के नियर आएगी, काम खत्म। एक ही ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिले तो फिर माथा फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मिल जाए तो अपने क्या दिक्कत है। मैं जब मैं आईनिक बताऊंगा तो बता दूंगा। ये भी चीजें सब ट्रिक है, हर चीज की ट्रिक यूज करो। देखो हमारे पास पहला कितना था? 200 ग्राम 20%, यही था। तो इसमें अगर मैं W1 कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आएगा 40 ग्राम। कोई कंफ्यूजन है किसी को? किसी को कंफ्यूजन? सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास है 300 ग्राम 40%, इसमें कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा W1 120। W1 डैश कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है?
सॉल्यूट ही तो है, NH तो निकलेगा अपना। तो कितना है 120। तो मेरे पास वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आएगी, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना रहा 120 प्लस 40, नीचे अपने पास आएगा 200 प्लस 300 इंटू 100। तो ये अपने पास कितना है बच्चों 160 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। सॉल्व तो करना ही नहीं इसको भी, 100 से 100 उड़ा दिया, 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 160 में 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 32%। अब आया 20 से 40% के बीच में, किसके नियर आया, जबरदस्त ट्रिक है ना, कभी गलत नहीं होगी ट्रिक, करके देख कितने क्वेश्चन। सबको समझा बच्चों अपन ने कैसे करा। तो हमको वेट बाय वेट परसेंट निकालने कैसे आएगी, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। सबको क्लियर है बच्चों। तो ये शॉर्ट ट्रिक खूब आती रहेगी, चलता रहेगा ऐसे ही। चलो बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। आज कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा बच्चों, आज कोई क्वेश्चन देने का कुछ है नहीं, फिर भी आप करना चाहो तो कुछ बचा अपने पास की, हो गया सारा। LR वाले बचे हुए हैं अच्छा, मतलब 56 तक क्वेश्चन बचे हुए हैं, कर लेना बच्चों। होमवर्क बच्चा 56 तक करने अपने क्वेश्चन, और बिगनर बॉक्स 4 भी कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल बच्चों ऐसे ही चलना चाहिए। हाँ जो जाना चाहता है चला जाए, मैं किसी को नहीं रोक